आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में। पहली स्टोरी में हम ये देखेंगे कि रिलायंस के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट से हमें एज इन्वेस्टर्स क्या-क्या सीखने को मिल सकता है, और दूसरी स्टोरी में हम ये जानेंगे कि तीन इकोनॉमिस्ट को रिसेंटली नोबेल प्राइज क्यों दिया गया है और उससे हम जैसे लोगों को क्या मतलब है। डेली ब्रीफ शो बाय ज़ेरोधा में आप सबका स्वागत है, जहां पे हम फाइनेंशियल मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अनुराग बंसल, और आज के लिए मैं भव्या दुआ की जगह ले रहा हूं। पहली स्टोरी से शुरू करते हैं। मैं श्योर हूं कि जितने भी लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप सब ने रिलायंस का नाम तो कभी ना कभी सुना ही होगा। ये कंपनी हर एस्पेक्ट में इंडिया की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, चाहे वो एनर्जी हो, टेलीकॉम हो, रिटेल हो या ग्रीन एनर्जी सेक्टर हो। रिलायंस का हाथ ऑलमोस्ट हर जगह है और वो हर जगह डोमिनेट करती है। अब रिलायंस का स्केल जितना बड़ा है और वो जिस लेवल पर ऑपरेट करते हैं, वो सिर्फ इंडिया के मार्केट को शेप नहीं करते बल्कि ग्लोबल ट्रेंड्स को भी अफेक्ट करते हैं। जिस पेट्रोल को आप अपनी गाड़ी में भरते हो, या जिस इंटरनेट सर्विस को आप अपने फोन में यूज करते हो, या फिर जिन ग्रोसरीज को आप अपनी लोकल शॉप से खरीद के घर लाते हो, रिलायंस का हाथ हर जगह है। रिसेंटली रिलायंस ने अपने इस क्वार्टर के रिजल्ट्स रिलीज किए हैं, और इनकी साइज और स्केल की वजह से इनके रिजल्ट्स में हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स और ट्रेंड्स देखने के लिए होते हैं। तो आज इस स्टोरी में मैं इन चीजों को सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा। तो सबसे पहले रिलायंस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से शुरू करते हैं। इस क्वार्टर में रिलायंस ने 2,60,000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू रिपोर्ट किया, और ये पिछले साल के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में 1.2% ज्यादा है। अब ये एक छोटी सी इंप्रूवमेंट है, बट फिर भी उनका एबिटा, जो एक प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने का तरीका है, 1.7% से गिरकर 44,500 करोड़ रुपीस पर आ गया है। रिलायंस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 3.2% से गिरा है और 18,700 करोड़ रुपीस पर आ गया है। तो देखा जाए तो रिलायंस की सेल्स तो बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट पर हिट आया है। अब बात करते हैं रिलायंस के सबसे बड़े बिजनेस के बारे में, जो है ऑयल्स टू केमिकल या फिर O2C। अब इस बिजनेस का रेवेन्यू 4.8% से बढ़कर 1,58,300 करोड़ रुपीस हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस सेगमेंट का एबिटा, जैसे मैंने पहले बताया था, जो एक प्रॉफिटेबिलिटी का मेजर है, 22.5% से गिरकर 12,000 करोड़ पर आ गया है। अब आप पूछोगे कि ये क्यों हुआ? देखो, एक बड़ी वजह यह है कि रिलायंस के मार्जिन्स काफी स्क्वीज हो गए हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक टर्म होती है जिसका नाम है फ्यूल क्रैक्स। ये बेसिकली क्रूड ऑयल के प्राइस और उससे बनने वाले रिफाइंड प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल या डीजल के प्राइस का डिफरेंस होता है। अब ये जो डिफरेंस वाला मार्जिन है, वो पिछले साल की कंपैरिजन में रिलायंस के लिए 45% से गिर गया, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि ग्लोबली ऑयल की डिमांड कम हो गई है, जिसकी वजह से ऑयल प्रोडक्ट्स की मार्केट में ओवर सप्लाई हो गई है, और नेचुरली इसकी वजह से प्राइसेस नीचे आ गए हैं। एक और बड़ा कारण है चाइना का इकोनॉमिक स्लोडाउन। देखो, चाइना ऑयल का एक बहुत बड़ा बायर है, पर उनकी डिमांड आजकल गिरती जा रही है क्योंकि उनकी इकोनॉमी अब उतनी फास्ट ग्रो नहीं कर रही है जितनी पहले करती थी। ऊपर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज का चाइना में बहुत जल्द अडॉप्शन हो रहा है, जिसकी वजह से फ्यूल की डिमांड और भी कम हो रही है। अब आगे बढ़कर बात करते हैं रिलायंस जियो की, जो रिलायंस का डिजिटल सर्विसेज आर्म है। इनका क्वार्टर काफी अच्छा रहा। रेवेन्यू 17.5% से बढ़कर 37,500 करोड़ रुपीस हो गया, और एबिटा 18.2% से बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए हो गया। इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU, जो हर कस्टमर कितना स्पेंड करता है उसका मेजर है, 7.2% से बढ़कर 197.5 रुपीस पर आ गया, और ये मेनली हुआ रिसेंट प्राइस हाइक्स की वजह से। अगर कंपेयर किया जाए तो एयरटेल, जो जियो का सबसे बड़ा कंपेटिटर है, उनका आरपीयू 210 रुपए है, तो जियो ज्यादा पीछे नहीं है, और अब उनका टोटल यूजर बेस 48 करोड़ पर आ गया है। ऐसा क्यों? मेनली जो प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स हैं, उन्होंने प्राइस हाइक के बाद स्विच कर लिया होगा। लेकिन जियो के लिए अच्छी बात यह है कि अब वो उन कस्टमर्स पर फोकस कर पाएंगे जो बेटर सर्विसेज के लिए पे करना चाहते हैं, और इसी की वजह से सब्सक्राइबर्स कम होने के बावजूद भी इस क्वार्टर में उनका ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इंक्रीज हो गया है। आज के दिन जियो का 5G रोल आउट भी बहुत फास्ट हो रहा है। आज के दिन 15 करोड़ लोग जियो के 5G नेटवर्क पर है, जो कि उनके पूरे डेटा ट्रैफिक का 35% है। जियो ने रिसेंटली जियो एयर फाइबर भी लॉन्च किया है, जो एक नया ब्रॉडबैंड सर्विस है जो सिर्फ 6 महीने में 30 लाख घरों तक पहुंच गया है। ये उन एरियाज के लिए गेम चेंजर बन सकता है जहां पे लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस है। अब आगे बढ़ते हैं रिलायंस रिटेल की तरफ। इस क्वार्टर में उनका रेवेन्यू 1.3% से गिरा और 76,000 करोड़ रुपीस पर आ गया। फैशन और लाइफस्टाइल सेगमेंट में थोड़ा स्ट्रगल है, मेनली कंज्यूमर डिमांड की वजह से।
लेकिन रिलायंस का ओवरऑल रिटेल बिजनेस अभी भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है। इस क्वार्टर में उन्होंने 470 नए स्टोर्स खोले और उनका स्टोर काउंट अब 19,000 हो गया है। साथ ही साथ उन्होंने 430 अंडर परफॉर्मिंग आउटलेट्स को भी बंद कर दिया है ताकि ऑपरेशंस और ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो सके। अजियो जो उनका ऑनलाइन फैशन प्लेटफॉर्म है, वो भी काफी फास्ट ग्रो कर रहा है और 20 लाख नए कस्टमर्स ऐड कर रहा है। साथ ही साथ वो अपने प्रोडक्ट लाइन को 30% एक्सपैंड कर रहे हैं। अजियो ने H&M और जारा जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है ताकि यंगर क्राउड को अट्रैक्ट किया जा सके। रिलायंस रिटेल्स अब बड़े सिटीज और छोटे टाउन्स दोनों पर फोकस कर रहा है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। तो अजियो और जियो मार्ट उनके डिजिटल और फिजिकल रिटेल ऑफरिंग्स को एक्सपैंड करने में काफी जरूरी रोल प्ले करेंगे। अब उसके बाद आगे बढ़कर बात करते हैं रिलायंस के ऑयल एंड गैस सेगमेंट के बारे में। ये सेगमेंट काफी छोटा है रिलायंस के O2C सेगमेंट के कंपैरिजन में, पर इन्होंने इस क्वार्टर में काफी अच्छी परफॉर्मेंस रिपोर्ट की है। रेवेन्यू 5.5% से गिरा है 6,300 करोड़ रुपए पर, लेकिन एबिटा 12% से बढ़कर 5,500 करोड़ रुपए पर आ गया है। ये बूस्ट उनकी KG-D6 बेसिन में ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से आया है, जिसने गैस के लोअर प्राइसेस को ऑफसेट कर दिया है। अब ये बिजनेस छोटा होने के बावजूद रिलायंस की एनर्जी स्ट्रैटेजी में बहुत जरूरी पार्ट बन रहा है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, जो है रिलायंस का ग्रीन एनर्जी सेक्टर। अब ये एक बहुत बड़ा एरिया है जहां रिलायंस बहुत बड़े स्टेप्स ले रहा है। उनका प्लान ये है कि अगले 5 से 7 सालों के अंदर अंदर उनका न्यू एनर्जी बिजनेस उनके O2C बिजनेस जितना प्रॉफिटेबल बन जाए, और रिलायंस इस सेगमेंट में 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। इस साल के एंड तक रिलायंस का प्लान ये है कि 10 गीगावाट्स की सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स की कैपेसिटी के साथ प्रोडक्शन शुरू करें। लेकिन ये सिर्फ सोलर पैनल्स तक नहीं रुक रहे हैं, ये पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड पैनल सब कुछ प्रोड्यूस करेगा। रिलायंस जामनगर में एक बहुत बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी खोल रहे हैं और ये अगले साल से ही ऑपरेशनल हो जाएगी। इस प्लांट की कैपेसिटी 30 गीगावाट आवर्स होगी और उनका ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट भी 2026 तक स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट भी बनेगा। अब ये सब दिखाता है कि रिलायंस रिन्यूएबल एनर्जी में काफी मेजर प्लेयर बनने की कितनी सीरियस कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हुए रिलायंस की मीडिया बिजनेस के बारे में बात करते हैं। इस बिजनेस में थोड़ा हिट आया है इस क्वार्टर। रेवेन्यू 2.5% से गिरा है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मूवी रेवेन्यूज काफी कम हो गई हैं, जो इन एनी केस काफी अनप्रेडिक्टेबल होती है। लेकिन अगर उनकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो वो काफी ग्रो किए हैं। जियो सिनेमा ने अपने पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल को लॉन्च करने के सिर्फ 100 दिन के अंदर अंदर 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स ऐड कर लिए हैं। जियो सिनेमा डिज्नी के साथ भी एक नई डील कर रहा है, जो कि इंडिया के काफी क्राउडेड स्ट्रीमिंग मार्केट में उन्हें और मजबूत पोजीशन में ला देगा। तो अगर एक समरी में देखा जाए तो रिलायंस अपने कोर ऑयल बिजनेस में ग्लोबल मार्केट कंडीशंस की वजह से काफी चैलेंजेस फेस कर रहा है, लेकिन वो अपनी ग्रोथ एरियाज जैसे डिजिटल सर्विसेज, रिटेल और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करके इन इश्यूज को मैनेज कर रहा है। रिलायंस ने इस क्वार्टर में 35,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जो ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए वो काफी कमिटेड है। लेकिन एक बात ये नोट करने की है एज इन्वेस्टर्स कि रिलायंस का डेट आज के दिन पे 1,17,000 करोड़ रुपए पर आ गया है। अब बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ, जहां हम बात करेंगे कि 3 इकोनॉमिस्ट ने रिसेंटली नोबेल प्राइज क्यों जीता, उनके फाइंडिंग्स क्या थे और उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। देखो, इस साल नोबेल प्राइज 3 इकोनॉमिस्ट को मिला, डैरन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। उन्होंने एक बहुत बड़े सवाल के ऊपर रिसर्च किया, कुछ कंट्रीज अमीर क्यों बन जाती है जबकि दूसरी कंट्रीज नहीं बन पाती। उनका जवाब इंस्टीट्यूशंस पर फोकस करता है, जो रूल्स, लॉज और सिस्टम्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि एक कंट्री की इकोनॉमी कैसे काम करेगी और उनके लोग कैसे जिएंगे। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि आपको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2024 के बारे में क्यों सोचना चाहिए और केयर करना चाहिए। देखो, ये उन क्वेश्चंस को आंसर करता है जो हमारे रोज के लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। कुछ कंट्रीज अमीर क्यों हैं और कुछ गरीब क्यों रह जाती हैं। जो प्राइज जीतने वाले इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि इनका जवाब उन सिस्टम्स में है जो कि एक कंट्रीज को चलाते हैं, जैसे उनके लॉज, गवर्नमेंट और किसके पास कितनी पावर है। उनकी रिसर्च ये दिखाती है कि ये सिस्टम्स या इंस्टीट्यूशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये डिसाइड करने में कि एक कंट्री सक्सेसफुल होती है या नहीं। इनके रिसर्च को समझने से हमें ये पता चलता है कि दुनिया में इनइक्वालिटी क्यों है और कैसे बेटर लीडरशिप और गवर्नेंस हम सब के लिए एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। इन इकोनॉमिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि जिन देशों में बहुत स्ट्रॉन्ग और इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं,
वो काफ़ी बेटर परफॉर्म करते हैं। सिंपल शब्दों में बताऊं तो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये है कि जहां ज़्यादातर लोगों के पास राइट्स होते हैं, उनकी उन्हें सिक्योरिटी फील होती है और वो इकोनॉमी का हिस्सा बन पाते हैं। इकोनॉमी का हिस्सा बनने का मतलब ये है जैसे प्रॉपर्टी ओन करना, फेयर लोकल गवर्नमेंट्स का होना और लोगों को अपनी ज़िंदगी इम्प्रूव करने के लिए मौके मिलना। अब दूसरी तरफ जिन कंट्री में एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी कि जहां पावर एक छोटे से ग्रुप के पास होती है और बाकी लोगों के पास राइट्स कम होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा नहीं करते ऑन एन एवरेज। इन रिसर्चर्स ने हिस्ट्री को देखा, खासकर जब यूरोपियन कंट्रीज दुनिया के अलग अलग पार्ट्स को कॉलोनाइज कर रही थी। जब यूरोपियंस ने जमीन पर कब्जा करना शुरू किया तो उन्हें अलग अलग तरीके के एनवायरनमेंट्स मिले। कुछ जगह पर वेदर और लिविंग कंडीशंस काफी अच्छी थी, तो उन्होंने वहां सेटल करने का डिसीजन लिया और वहां कम्युनिटीज भी बना दी। इन एरियाज में उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जो इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करते हैं। अब इन्हें इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस कहते हैं क्योंकि ये ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट और फायदा उठाने का मौका देते हैं। लेकिन जिन जगहों पर एनवायरनमेंट्स हार्श या डेंजरस था, जैसे एरिया जहां बीमारियां फैली हुई थी जैसे मलेरिया, वहां यूरोपियंस ज्यादा देर नहीं रुकना चाहते थे। तो उन जगहों पर यूरोपियंस ने कम्युनिटीज बनाने की जगह रिसोर्सेज जैसे मिनरल्स या स्पाइसेस को निकालने पर फोकस किया। उन्होंने ऐसे सिस्टम्स बनाए जहां पर पावर एक बहुत छोटे ग्रुप के पास थी और बाकी पॉपुलेशन के पास ऑलमोस्ट कोई कंट्रोल ही नहीं था। ऐसी जगहों को एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस कहते हैं क्योंकि ये बस चीजें निकालने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अब इन दोनों अप्रोचेस का असर आज भी दिखाई देता है हमारी लाइफ में। जिन कंट्रीज में इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे वो आज के दिन ज्यादा अमीर है क्योंकि उनके सिस्टम्स उनके लोगों को पार्टिसिपेट करने में और अपनी जिंदगी को सुधारने के चांसेस देते हैं। और दूसरी तरफ जिन कंट्रीज में एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस छोड़े गए थे वो आज के दिन स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये इसलिए है क्योंकि उन सिस्टम्स ने पावर को सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित रखा था और बाकी लोगों के लिए आगे बढ़ने की चांसेस थे ही नहीं। ऐसे टाइप के डिसीजंस कॉलोनाइजेशन के टाइम पर लिए गए थे और वो आज भी डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंट्रीज अमीर है और कौन सी कंट्रीज गरीब है। अब इन रिसर्चर्स ने एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया निकाला, इसे रिवर्सल ऑफ फॉर्चून कहते हैं। इसका बहुत सिंपल शब्दों में ये मतलब है कि जो जगह कॉलोनाइजेशन से पहले अमीर थी जैसे लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्से, वो आज के दिन गरीब हैं, जबकि जो जगह जो पहले गरीब थी जैसे यूएस या कनाडा, वो आज के दिन पर अमीर हो गई हैं। ये चेंज उन इंस्टीट्यूशन से लिंक्ड है जो कॉलोनाइजेशन के टाइम बनाए गए थे, चाहे वो सेटलर्स की मदद के लिए बनाए गए हों या फिर सिर्फ रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब ऑफ कोर्स दुनिया का ऑलमोस्ट एक नियम है कि सब लोग किसी एक चीज पर कभी अग्री नहीं करते हैं, तो इसीलिए 3 मेन क्रिटिसिज्म पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला, कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये प्रूव करना बहुत मुश्किल है कि इंस्टीट्यूशंस ही इकोनॉमिक ग्रोथ का मेन रीजन है। और ये इसलिए क्योंकि इंस्टीट्यूशंस अपने आप एग्जिस्ट नहीं करते, हिस्टोरिक इवेंट्स और डिसीजंस उन्हें शेप करते हैं। तो क्या स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस वेल्थ का रीजन बनते हैं या फिर कंट्रीज दूसरी वजहों से अमीर होती है जैसे बेटर रिसोर्सेज या एजुकेशन और फिर वो बेटर इंस्टीट्यूशंस बनाती है? ये बताना बहुत मुश्किल है। दूसरा क्रिटिसिज्म उनके डेटा को लेकर है, खासकर सेटलर मोर्टालिटी रेट्स के डेटा को लेकर। रिसर्चर्स ने इस डेटा को यूज किया है ये आर्ग्यू करने के लिए कि जहां यूरोपियंस आसानी से सेटल कर सकते थे वहां बेटर इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं। लेकिन कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि उस टाइम का डेटा रिलायबल नहीं था, खासकर अफ्रीका जैसे रीजन्स में जहां पर रिकॉर्ड्स कंसिस्टेंट ही नहीं है। इस वजह से उन कंक्लूजन्स पर पूरी तरह श्योर होना बहुत मुश्किल हो जाता है, भले ही रिसर्चर्स ने इन इश्यूज को फिक्स करने की कितनी ही कोशिश क्यों ना की हो। तीसरा क्रिटिसिज्म है एक्सक्लूजन रिस्ट्रिक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि रिसर्चर्स ने अज्यूम किया है कि सेटलर मोर्टालिटी का आज की वेल्थ पर असर सिर्फ उन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू होता है जो उन्होंने बनाए थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सेटलर्स अपने साथ स्किल्स, एजुकेशन और नॉलेज भी लाए थे जो डायरेक्टली इकोनॉमी को मदद करते हैं। तो क्या उन इंस्टीट्यूशंस ने इन जगहों को सक्सेसफुल बनाया या लोगों की स्किल्स ने? ये डिसाइड करना काफी ट्रिकी हो जाता है कि कौन से फैक्टर ने ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया है। एक रीसेंट प्रेस ब्रीफिंग में एसमुगलू ने ये एक्सप्लेन किया कि इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस का ये मतलब नहीं है कि वहां सिर्फ रूल्स हैं, वो इस बारे में ज्यादा है जहां पर सबको एक इक्वल चांस मिले और एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। इसमें प्रॉपर्टी राइट्स, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी रेगुलेशन जैसी चीजें भी शामिल हैं। पॉलिटिकल इंक्लूजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब ये है कि पावर सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए बल्कि उसमें सबका से होना चाहिए। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंक्लूजन के बीच का लिंक ही कंट्रीज को ग्रो और स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है।
अब क्रिटिसिज्म्स के बावजूद भी एसमोग्लू, जॉनसन और रॉबिन्सन के रिसर्च ने इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर हमारी थिंकिंग को काफी बदल दिया है। उन्होंने अपने डेटा के कुछ इश्यूज को एड्रेस किए हैं, जैसे सेटलर मोर्टालिटी की प्रॉब्लम, और अपने एनालिसिस में एडजस्टमेंट्स भी किए हैं। वो ये भी रिकग्नाइज करते हैं कि एजुकेशन और स्किल्स भी इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ बहुत ज़रूरी हैं। सारे डिबेट्स के बावजूद उनका काम ये ज़रूर समझाता है कि कुछ कंट्री सक्सेसफुल क्यों होती है और बाकी कंट्री स्ट्रगल क्यों करती है। उसी प्रेस ब्रीफिंग में एसमोग्लू और जॉनसन ने डेमोक्रेसीज के आज के चैलेंजेस के बारे में भी बात की है। पब्लिक ट्रस्ट डेमोक्रेसी में काफ़ी कम हो रहा है और पॉलिटिकल डिवीजन काफ़ी बढ़ रहा है। अब भले ही डेमोक्रेसी हमेशा एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी ना उतरी हो, उनका मानना यह है कि ये अब शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी और फ्रीडम के लिए बेस्ट पाथ है। डेमोक्रेसी तब ज्यादा अच्छा करती है जब वहाँ फेयर गवर्नेंस, सबको इक्वल चांसेस और अच्छे पब्लिक सर्विसेज मिलते हैं। वो होपफुल है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बहुत मुश्किल टाइम में भी अपने आप को रिन्यू कर सकती हैं। तो ओवरऑल बात की जाए तो की टेक अवे हम सबके लिए ये है कि इंस्टीट्यूशंस काफी मैटर करते हैं, लेकिन एजुकेशन, स्किल्स और अच्छी गवर्नेंस भी उतने ही जरूरी हैं दुनिया के लिए। एक देश की सक्सेस सिर्फ अच्छे रूल्स होने पर नहीं, बल्कि इस पर होती है कि वो इस रूल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और सोसाइटीज कैसे टाइम के साथ चेंज होती हैं। नोबेल इकोनॉमिक्स कमेटी के चेयरमैन ने ये कहा है कि कंट्रीज के बीच के इनकम गैप्स को क्लोज करना हमारे सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। अब इन इकोनॉमिस्ट ने ये आइडिया तो इन्वेंट नहीं किया कि इंस्टीट्यूशन मैटर करते हैं, लेकिन एविडेंस और एनालिसिस दिया हमें, जो दिखाता है कि इंस्टीट्यूशंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसलिए वो शायद नोबेल प्राइज के डिजर्विंग कैंडिडेट्स भी हैं। अब बढ़ते हैं आखिरी सेक्शन की तरफ, जो है छोटे से न्यूज़ टिडबिट्स। पहला, इंडिया के पीएलआई स्कीम के थर्ड राउंड में 38 कंपनीज ने अप्लाई किया है। ये वोल्टास, डाइकिन और ओरिएंट जैसी कंपनीज को भी इंक्लूड करता है। इस स्कीम का गोल है एयर कंडीशनर्स और एलईडी लाइट्स की लोकल प्रोडक्शन को बूस्ट करना। स्कीम से 4.1 थाउजेंड करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट आएगी और 47,851 जॉब्स क्रिएट होंगी, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी बहुत बड़ा पुश देंगी। दूसरा, भारतीय एयरटेल ने 10,000 करोड़ रुपए के करीब के डील साइन किए हैं एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग के साथ। ये पार्टनरशिप्स एयरटेल को अपने 4G और 5G नेटवर्क्स एक्सपैंड करने में हेल्प करेंगी। प्लान ये है कि और ज्यादा 4G टावर्स इंस्टॉल किए जाएंगे और कुछ 5G स्टेशंस भी ऐड किए जाएंगे। इस एक्सपेंशन से एयरटेल की मार्केट पोजीशन स्ट्रांग होंगी और रेवेन्यू पर यूजर में भी इंप्रूवमेंट आएगा। अगला, ओयो G6 हॉस्पिटैलिटी नाम की एक कंपनी को अक्वायर करने के लिए $20 करोड़ रेज करने की प्लानिंग कर रहा है। G6 हॉस्पिटैलिटी के पास 1,500 बजट होटल्स हैं यूएस और कनाडा में। अगर ये डील सक्सेसफुल हो जाती है तो ओयो की वैल्यूएशन 450 से $500 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगी। साथ ही ओयो अपने $45 करोड़ के डेट को भी रीफाइनेंस करके अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करने पर काम कर रहा है। चौथा और आखिरी, इंडिया ने 200 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी क्रॉस कर ली है। ये इंडिया की टोटल एनर्जी जनरेशन का 46.3% कंट्रीब्यूट करता है। इसके साथ साथ सोलर और विंड इसमें सबसे आगे हैं। इसके साथ ही इंडिया अपने 2030 तक 500 गीगावाट्स के गोल पर कायम है। ये प्रोग्रेस एनर्जी सिक्योरिटी को एनहांस करेगा और नए जॉब्स भी क्रिएट करेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप करता हूँ कि आपको इन स्टोरी से कुछ वैल्यू मिली होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।